कि मुख्तार अंसारी के इस काफिले के लिए जगह बनाई जाए, उन्हें रास्ता दिया जाए और रास्ते में कोई किसी तरह की अनहोनी घटना घटती है तो उसके निपटने के पुख्ता प्रबंध किए जाए। तो कुल मिलाकर किसी अपराधी को आपने इससे पहले इस तरीके से इंटरस्टेट में इंटरनेशनल मसले हो तो वो एक बड़ी बात है। और मीनाक्षी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब इंटरस्टेट में एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने देश के अंदर अपराधियों के ऊपर सरकारें इस तरीके से लड़ेंगी तो बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं, आतंकी हैं, जिनको दूसरे देशों से हमें प्रत्यार्पण करना है, उनको दूसरे देशों से लाना है। तो इसमें ऐसे में क्या मैसेज जाएगा? तो ये कहीं ना कहीं एक बेहद बड़ा सत्येंद्र, आपके कैमरे की तस्वीरें लगातार लाइव चल रही हैं, तो जैसे ही वहां पर कुछ और हलचल होगी मैं आपके पास फौरन लौटूंगी। उस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी भी इस वक्त मौजूद हैं। विनोद जी, देखिए, कई आशंकाएं हैं जिसका जिक्र लगातार हमारे संवाददाता भी कर रहे हैं, लेकिन अपराध की जड़ें हमारे सिस्टम में कितनी गहरी हैं, दल बदल जाते हैं, अपराधी जेल में सुरक्षित रहते हैं, कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं और सरकारें कोर्ट में लड़ने लगती हैं कस्टडी किसके पास रहे। मुख्तार अंसारी उसका जीता जाता उदाहरण। देखिए, मुख्तार अंसारी के कई किस्से उत्तर प्रदेश वालों को मालूम है। मैं खुद लखनऊ में रहा हूँ और उस समय मैं लखनऊ में था जब बनारस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक मामला था, आपराधिक मामला था हत्या का। उस वक्त वहाँ बनारस के डीआईजी थे रंजन द्विवेदी, बहुत ही तेज़ तर्रार अधिकारी रहे हैं, अब तो रिटायर हो गए, और बड़े ईमानदार और बहुत दबंग अधिकारी थे। उन्होंने पूरी घेरेबंदी करके मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली थी। और उस वक्त मुझे याद है मुख्तार अंसारी विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी से थे, शायद निर्दलीय विधायक थे, लेकिन सरकार उस वक्त बीएसपी की थी। और वो पंचम तल जिसको मुख्यमंत्री का निवास है वहाँ उनको देखा गया और उसके बाद रातों रात जो है रंजन द्विवेदी का प्रमोशन हो गया और उनको वहाँ से तबादला उनका कर दिया गया प्रमोशन के बहाने, जबकि रंजन द्विवेदी जो है तुरंत वो अरेस्ट करने की पूरी तैयारी थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्तार अंसारी या मुख्तार अंसारी जैसे और तमाम बाहुबली जो माफिया डॉन माने जाते हैं उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है और अभी भी मिल रहा है कईयों को। जैसे विकास दुबे का ही जब मामला था तो विकास दुबे की एनकाउंटर से पहले ये था कि विकास दुबे को कितना राजनीतिक संरक्षण मिला है। आप याद कीजिए उसका एनकाउंटर हुआ था तो ये बात उठी थी कि कई राजनेताओं की पोल खुल सकती है जो सत्ता दल और विपक्ष में रहे हैं और इसलिए शायद एनकाउंटर हो गया। तो इस तरह की बातें हमेशा उठती रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं का जो माफिया और राजनीति का गठजोड़ है ये बहुत पुराना है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और पूर्वांचल में तो ये बहुत ज़बरदस्त है। पूर्वांचल में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में वैसे एक तरह है, बुंदेलखंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम इस तरह के गिरोह काम करते रहे हैं। और वहाँ तो बिल्कुल जैसे अब उत्तर प्रदेश की तमाम माफिया वार्स पे फिल्में बन चुकी हैं, गैंग ऑफ वसईपुर और मिर्ज़ापुर जैसे सीरियल आप लोगों ने देखे हैं सब लोगों ने। तो उत्तर प्रदेश एक तरह से पूरा इस मामले में कोई ये मुख्तार अंसारी अपवाद नहीं है, ये एक अध्याय है उस अपराध कथा का। इसके पहले भी अगर इतिहास में जाएं तो तमाम सारे अपराधियों के गिरोहों के उनके राजनीतिक संरक्षण के किस्से सामने आ चुके हैं। जिस तरह मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या हुई और उस हत्या के पीछे तमाम सारे सवाल उठे। कृष्णानंद राय की हत्या में तो मुख्तार अंसारी का ही नाम था, दिन दहाड़े हत्या हुई। तो ये हत्याकांडों का सिलसिला उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक एक जमाना था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी तरह गैंग वार हुआ करते थे। वो 1980 का दशक था, मैं उस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही संवाददाता था एक अखबार का, नवभारत टाइम्स का, और उस वक्त बहुत सारे गैंग वार हमने देखे और किस तरह उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता था और उनको छुड़ाने के लिए, उनकी पैरवी के लिए बड़े बड़े राजनेता केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक कर अधिकारियों पर दबाव डालते थे। यही लखनऊ में रह गए मैंने देखा और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी का मामला देखिए जिस तरह दो राज्यों के नाक की लड़ाई बन गया, उत्तर प्रदेश और पंजाब की, और बाद में सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर के सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ